हमारे बीच में प्रोफेसर राजकुमार जी, और देखा जाए तो बहुजन चिंतक के रूप में आप जाने जाते हैं। और आज मान्यवर काशीराम साहब का 87वां जन्मदिवस है और आपकी सीढ़ी बहुत ज़्यादा है मान्यवर काशीराम साहब की। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज जो है मान्यवर काशीराम साहब के जीवन संघर्ष के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो बहुजन समाज दिवस की मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और क्योंकि मैं बहुजन समाज दिवस कह रहा हूँ तो इसमें ही एक बड़ा संदेश छुपा हुआ है। वो समाज जिसको बहुत लंबे समय तक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से लगभग तोड़ के रखा गया था, उस समाज को जोड़ने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अपनी पूरी क्षमता, योग्यता और ताकत के साथ उन्होंने जितना भी इस बहुजन समाज के हजारों टुकड़ों को तोड़ के इकट्ठा करने का प्रयास किया और जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन को चलाया। और उसका ध्येय क्या था? उसका ध्येय था बहुजन समाज का निर्माण करना। क्योंकि टुकड़ों में टूट टूट के आप अल्पमत में रहेंगे, आप हमेशा लोगों के पीछे चलेंगे। और अगर इकट्ठा होते हैं, जातियों को तोड़ के बहुजन समाज का निर्माण करते हैं, तो आप शासक वर्ग बन सकते हैं, आप समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। आप देश में जो गरीबी है, देश में जो अन्याय है, अत्याचार है, अपमान से ग्रसित लोग हैं, उन सब लोगों को न्याय दे सकते हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब के जीवन का ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप लोकतांत्रिक साधनों के द्वारा अपने दृढ़ संकल्प से ना सिर्फ लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, बल्कि उस कॉन्फिडेंस के सहारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों के हक और उनके अधिकारों को सुनिश्चित भी करा सकते हैं। टुकड़ों में तोड़े गए समाज को जोड़ के बहुजन समाज का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज़ देखी जाती है मान्यवर काशीराम के जीवन संघर्ष में, सबसे पहले बामसेफ बनाना, फिर DS4 बनाना, फिर उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बनाना। तो क्या कॉन्सेप्ट था ये ऐसा कि जिसकी वजह से जो है देश का शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का जो तबका है जो उनसे जुड़ा? देखिए, बाबा साहब के जाने के बाद, क्योंकि बाबा साहब ने अपने समय में बहुत बड़ा संघर्ष किया और समाज को एक निश्चित दिशा दिखाई, लेकिन बाबा साहब के असमय निधन होने के कारण उनके बहुत सारे कार्य, खासतौर पे राजनीति के संदर्भ में जो बाबा साहब की समझ थी उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने अपने त्याग, अपने बलिदान और अपनी मेहनत के सहारे, अपने चरित्र के सहारे एक समाज को ना सिर्फ दिशा दिखाई, बल्कि जो आपने नाम लिए कि उन्होंने 1964 में सरकारी नौकरी को छोड़ा। उसके बाद 1964 से लेके 1984 तक 20 साल विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न एजुकेशनल ग्रुप्स के द्वारा उसमें वामसेफ का निर्माण उन्होंने किया। वामसेफ आप जानते हैं कि 73 में शुरू किया और 78 में उन्होंने 6 दिसंबर को उसका निर्माण किया। उसके बाद BRC का निर्माण किया, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का निर्माण किया 81 के आसपास। उसके बाद उन्होंने 81 में 6 दिसंबर 81 को दलित शोषित संघर्ष समाज समिति का निर्माण किया। और फिर अंततः ये सोचकर कि सिर्फ कुछ लोगों तक ही आंदोलन नहीं रहना चाहिए, इस आंदोलन को समाज के हर उस वर्ग तक जाना चाहिए, जिसके लिए बाबा साहब के आंखों में 1956 में आंसू थे कि भाई हमारा जो गरीब समाज है, हमारा जो गांव में रहने वाला समाज है, उसके लिए हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वहां तक आंदोलन को पहुंचाने के लिए मान्यवर साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जो कि एक तरीके से समाज को संगठित करने का तरीका था। मान्यवर साहब को एक बहुत बड़ा संगठक कर्ता भी कहा जाता है। संगठक कर्ता इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने इसकी, अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं तो आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। अगर आप इतिहास का निर्माण करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किस तरीके से इतिहास को विखंडित किया गया है उसकी समझ होनी चाहिए। अगर आप आंदोलन चलाना चाहते हैं तो आपको आंदोलन हमारे किस तरीके से फेल हुए उसकी समझ होनी चाहिए। मान्यवर साहब कहते हैं कि आंदोलन चलाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि आंदोलन असफल क्यों हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को समझते हुए उन्होंने एक समग्र रणनीति बनाई और सबसे पहले कहा कि हमें 3 चीज़ चाहिए होती हैं किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए। उन 3 चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कि ज़रूरत होनी चाहिए परिवर्तन की। समाज की, जाति के शिकार लोग हैं तो इनको परिवर्तन की तो ज़रूरत है, लेकिन ये तो जाति के शिकार सैकड़ों साल से हैं, परिवर्तन तो हुआ नहीं। मान्यवर साहब कहते हैं परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ चाहत, जरूरत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जरूरत के साथ साथ चाहत भी होनी चाहिए, उनके अंदर डिजायर भी होनी चाहिए।
डिजायर पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर सही कैडर हो, अगर सही उनको शिक्षा दी जाए। मान्यवर साहब ने अपने आंदोलन के सहारे, अपने कैडर के सहारे समाज में बड़े स्तर पे परिवर्तन की चाहत भी पैदा कर दी। लेकिन सिर्फ परिवर्तन की चाहत और इच्छा से काम नहीं चलता। परिवर्तन को लाने के लिए आपको इच्छा और चाहत के साथ ताकत भी चाहिए होती है। ताकत आपकी आएगी संगठन से, ताकत आएगी आपकी समाज को इकट्ठा करके। इसलिए उन्होंने पहले वामसेफ का निर्माण किया। वामसेफ के निर्माण से काम नहीं चला क्योंकि वो सिर्फ कर्मचारियों का संगठन था। इसलिए फिर व्यापक स्तर पे कार्यकर्ता तैयार करने के लिए DS4 का निर्माण किया। और सिर्फ कार्यकर्ताओं से काम नहीं चलता है, आपको मास बेस ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है, तो आपको फिर बड़े स्तर पे काम करना चाहिए। इसलिए BSP का फिर वो निर्माण करते हैं। BSP के निर्माण से समाज में ताकत आती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात देखी गई मान्यवर काशीराम के जीवन के संघर्ष की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है वो ये है कि ना तो उन्होंने कभी अपना बैंक अकाउंट खोला, ना कभी गाड़ी खरीदी, ना ही कभी कोई संपत्ति अपने नाम से खरीदी। ऐसा क्यों उन्होंने किया अपने जीवन में? क्या दर्शाना चाहते थे इस देश और दुनिया को? देखिए, किसी भी नेतृत्व के लिए और सफल नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पे जो वंचित समाज है उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका नेतृत्व। बाबा साहब ने कहा कि भाई नेतृत्व के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? उन्होंने कहा कि चरित्र और रणनीति। आपको त्याग, बलिदान और रणनीति, ये 3 चीज आपको चाहिए होती हैं। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप बलिदान नहीं करेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे और संघर्ष भी उचित रणनीति के साथ नहीं करेंगे, सफल नहीं हो सकते। मान्यवर साहब इस चीज को समझ चुके थे कि भाई समाज को बलि के बकरे चाहिए। समाज को ऐसे लोग चाहिए जो बुनियाद के पत्थर होके यहाँ पे भविष्य के आंदोलन का भवन निर्माण कर सकें। इसलिए मान्यवर साहब ने अपने जीवन को पूरा का पूरा बहुजन समाज के निर्माण के लिए, बहुजन समाज की सत्ता स्थापना के लिए, बहुजन समाज के लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगाया। और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद अपने लिए कोई किसी भी तरह की संपत्ति या अपना परिवार या अपना कोई सुख संपत्ति सुख का ध्यान नहीं करूंगा। ये जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, तो उनमें विश्वास नहीं होता। बहुजन समाज को बहुत लंबे समय से विभीषणों का दुख झेलना पड़ा है, बहुत सारे समाज के लोगों ने धोखा दिया। इसलिए ये समाज हर अपने अधिकारी को, हर अपने नेता को जांच परख के देखना चाहता है। उस जांच परख में आपका चरित्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपका त्याग महत्वपूर्ण हो जाएगा। मान्यवर साहब अपने इन गुणों के कारण समाज के आंखों के तारे बने और आज ये स्थिति है कि देश के अंदर, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में मान्यवर साहब की रणनीति को लोग सफल मानते हैं, उसके कायल हैं। क्यों? क्योंकि समाज एक बार जिसको स्वीकार कर लेता, समाज जिसका विश्वास कर लेता, फिर कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि जब मान्यवर काशीराम साहब ने इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को स्टडी कर लिया और स्टडी करने के बाद में एक किताब लिखी जो बहुत ही चर्चित किताब रही है, चमचा युग जो है, क्या उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? उस किताब के बारे में क्यों मान्यवर काशीराम साहब को किताब लिखी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। किसी भी भारतीय राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को उस किताब को समझे बिना सफल होना उसके लिए बहुत मुश्किल है, खासतौर पे जो वंचित बहुजन समाज की राजनीति करना चाहते हैं। इस किताब का असली मकसद क्या था? ये किताब 1982 में लिखी गई। 14 अप्रैल 1982 को इस किताब को लिखा गया, मतलब लॉन्च किया गया। और ये 1982 में पूना पैक्ट के 50 साल हुए थे। पूना पैक्ट वो पैक्ट था जिसमें बाबा साहब को लगभग जबरदस्ती बाबा साहब से पूना पैक्ट में हस्ताक्षर करा लिए गए। और इससे बहुजन समाज के बड़े स्तर पे, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐसे लोग पैदा हुए जो दूसरे लोगों का, मनुवादी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते थे और बहुजन समाज के नाम पे सिर्फ उनके लिए संसद में जाके खड़े हो जाते थे, उनके लिए कभी बोलते नहीं थे, उनके मुद्दों को नहीं उठाते थे। एक तरीके से मान्यवर साहब कहते हैं, मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि ये चमचे लोग थे, इंस्ट्रूमेंट थे। बाबा साहब ने उनके लिए इंस्ट्रूमेंट शब्द का इस्तेमाल किया, बाबा साहब ने मजल डॉग का उनके लिए इस्तेमाल किया, बाबा साहब ने उनके लिए पुर्जों का इस्तेमाल किया। मान्यवर साहब कहते हैं कि ये 1932 से 1932 से 1982 तक 50 साल तक ये
चमचे लोग थे जो दूसरी पार्टियों में जाके बहुजन समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे, उस चीज को तोड़ने के लिए, चमचा युग को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अब बहुजन समाज का निर्माण करूंगा। और जो कार्य ये हमारे साथ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में करते थे, उसी रणनीति को उन्होंने जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनाना शुरू किया। और उसी का परिणाम था कि बहुजन समाज पार्टी जनरल सीट्स पे कई बार ज्यादा सफल होती है मुकाबले रिजर्व सीट्स के। क्यों? क्योंकि रिजर्व सीट पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो बढ़ जाते हैं, उनके कई लोग होते हैं, लेकिन जनरल सीट पे जिसको भी पार्टी चुनाव टिकट देती है उसके साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के भी लोग लग जाते हैं और इस तरीके से वहां पे एक विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। तो चमचा एज को वो कहते हैं कि ये अंधकार युग था और इस अंधकार युग से निकलने के लिए हमें बाबा साहब के आंदोलन की, बाबा साहब की विचारधारा की जरूरत है। मान्यवर कांसीराम साहब ने एक तरीके से ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय बहुजन समाज के साथ हुआ उसको दूर करने के लिए चमचा युग को समाप्त करना जरूरी समझा, उसके लिए इस किताब को लिखा गया था। प्रोफेसर साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आज के युवाओं को लेकर, जो कहीं ना कहीं जो है आरएसएस, बजरंग दल और अन्य ऐसे संगठन हैं जिनकी विचारधारा से शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का युवा जो है पथभ्रमित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या वो उनको मान्यवर कांसीराम साहब को पढ़ना चाहिए, ज्योतिबा फूले को पढ़ना चाहिए, अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि कोई भी कहीं भी किसी भी समाज में युवा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर युवा आज, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे युवा जो हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं या बहुत सारे लोग मनुवादी विचारधारा से प्रभावित हो जा रहे हैं, उनके लालच में आ जा रहे हैं या उनके द्वारा और दूसरे तरह के प्रलोभनों के द्वारा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि मनुवादी विचारधारा की राजनीति आज बहुत मजबूत हुई है। और सिर्फ राजनीति उनकी मजबूत नहीं है, उनकी समाज नीति भी मजबूत है। अगर हमें इस युवा को दिशा देनी है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा बहुजन आंदोलन है, बहुजन आंदोलन के जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से, जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से बहुजन आंदोलन को आज यहाँ तक लेके आए हैं, उस इतिहास की जानकारी देना बहुत जरूरी है। और इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो सांगठनिक तरीका है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, वामसेफ है या और दूसरे संगठन है, और दूसरा तरीका होता है वो होता है संस्थागत तरीका होता है। और ये संस्थागत तरीका आप होता है कि जब आप अपने शिक्षण संस्थान चलाएं, आप अपने सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण करें, आप अपने इस तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण करें जिसके द्वारा सतत प्रबोधन की प्रक्रिया चलती रहे। क्योंकि पहले दिन से ही बच्चे को ये बताना होगा कि वो बहुजन समाज के नेतृत्व में, बहुजन समाज का जो नेतृत्वकारी तबका है, जो हमारे महानायक हैं, महानायिकाएं हैं, उन्हों के आंदोलन से अगर आप उसको रू कराते हैं तो फिर उसके दिग्भ्रमित होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि अभी कैडर की जरूरत है, संस्थाओं के निर्माण की जरूरत है, संगठनों के निर्माण की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये संगठन किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलते हैं और फिर जैसे व्यक्ति कमजोर होता है या व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, संगठन समाप्त हो जाते हैं। संस्थाओं का निर्माण करें, बौद्धिक संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बहुजन समाज का जो आंदोलन है वो आंदोलन दीर्घकालीन आंदोलन है। मनुवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो वर्षों, सैकड़ों वर्षों की लड़ाई है। इसको तत्कालिक तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। अच्छा, आखिर में चलते चलते शॉर्ट शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों के? देखिए, जब तक भारत से जाति व्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया जाता है तब तक भारत में लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। अगर भारत में समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, जहां पे हर व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित हो, हर व्यक्ति की डिग्निटी को एंश्योर किया जा सके, उसकी अस्मिता को एंश्योर किया जा सके, कोई व्यक्ति किसी का गुलाम ना हो, सब लोग मानवीय वैज्ञानिक सोच के आधार पर अपना जीवन चलाएं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुजन आंदोलन को भारत में सफल बनाना चाहिए। और बहुजन आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना त्याग बलिदान किया है उनसे हमें रूबरू होना बहुत जरूरी है। अन्यथा भारत में दोबारा से जाति व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जाति व्यवस्था को समाप्त करना है तो अंबेडकरवाद का सहारा लेना पड़ेगा। फूले, अंबेडकर, पेरियार की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस संदर्भ में मान्यवर कांसीराम साहब मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने विचारधारा को आगे बढ़ाया बल्कि संस्थाओं का निर्माण किया, संगठन का निर्माण किया और अपना स्वयं का एक ऐसा उदाहरण सामने रखा जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। आज के दिन बहुजन समाज का निर्माण की हमें संकल्प लेना चाहिए और जो जातियों में टूटा हुआ समाज है उनको, जातियों को तोड़ के बहुजन समाज के निर्माण को हम सुनिश्चित करें, तभी
आज बहुजन समाज दिवस के अवसर पे मैं समझता हूँ कि मान्यवर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प ही हमारा असली संकल्प होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।